नमस्कार। आज 2 जून 2025 है और आज की चर्चा के लिए हमारे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जी। खास ध्यान रहेगा रूस यूक्रेन संघर्ष पर, और उसमें भी वो जो बड़ी खबर आई है तुर्की में शांति वार्ता से ठीक पहले रूस के अंदर एक बड़ा यूक्रेनी हमला। हाँ, बिल्कुल। साथ ही अमेरिका और भारत से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरों पर भी नजर डालेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो निकालकर एक साफ तस्वीर बना सकें। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडरवेब, ये नाम दिया है उन्होंने। दावा है कि रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा लंबी दूरी का ऑपरेशन है ये। हाँ, और इसकी टाइमिंग जैसा आपने कहा बहुत खास है। शांति वार्ता से ठीक पहले यूक्रेन कह रहा है कि 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। 117? जी हाँ, 117। और इनसे रूस के 41 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया। अच्छा। ये वो विमान है जो रूस की क्रूज मिसाइल ले जाते हैं। मतलब उनके इस पूरे बेड़े का करीब करीब 1/3 हिस्सा मंगोलिया बॉर्डर के पास पड़ता है। साइबेरिया तक? हाँ। और ये किया कैसे गया? जो सुनने में आ रहा है वो तो और भी अविश्वसनीय लगता है। देखिए, दावे तो यही हैं कि ड्रोन तस्करी करके रूस में लाए गए। स्मगल करके? हाँ, मतलब ट्रकों वगैरह में छिपाकर हवाई अड्डों के पास ले जाया गया और फिर वहीं से रिमोट से लॉन्च किया गया, शायद 4000 किलोमीटर दूर से कंट्रोल करके। 4000 किलोमीटर? तो ये तो खुफिया जानकारी और कोऑर्डिनेशन के लिहाज से मतलब अभूतपूर्व है। बिल्कुल। ये प्लानिंग और अमल दोनों ही स्तर पर बहुत चौंकाने वाला है, और ज्यादातर विश्लेषक यही मान रहे हैं कि रूस शायद इसके लिए तैयार नहीं था। क्यों? मतलब उनके पास तो S-400 जैसे सिस्टम है। हाँ। लेकिन उनके जो बड़े डिफेंस सिस्टम है ना, वो मुख्य रूप से बड़े विमानों और मिसाइलों के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये छोटे धीमी रफ्तार वाले ड्रोन, इनको पकड़ना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अच्छा। यूक्रेन तो इसे ड्रोन युद्ध का एक नया फेज बता रहा है। वो कह रहे हैं कि रूस को इससे कोई $7 अरब का नुकसान हुआ है। $7 अरब? पर शायद नुकसान से ज्यादा बड़ा संदेश है कि देखो, हम तुम्हारी एयर डिफेंस में भी सेंध लगा सकते हैं। लेकिन रूस ने क्या कहा है? उन्होंने हमले माने हैं? हाँ, रूस ने माना है कि हमले हुए हैं, लेकिन वो इसे आतंकी हमला कह रहे हैं। और उनका कहना है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। तो फिर सवाल उठता है कि अगर एक्टिव था तो इतने बड़े पैमाने पर हमला हुआ कैसे? रोका क्यों नहीं गया? जी, यही सवाल है। और ये रूस की जो आंतरिक सुरक्षा है उसकी क्षमताओं पर गहरे सवाल खड़े करता है। और फिर इसी हमले के तुरंत बाद इस्तांबुल में शांति वार्ता हुई रूस और यूक्रेन के बीच। दूसरा दौर था ये। जी हाँ। तो वहां क्या हुआ? क्या कोई उम्मीद बनी? हाँ, देखिए, जैसा अंदाजा था, कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। मतलब? यूक्रेन चाहता था कि बिना किसी शर्त के तुरंत युद्ध विराम हो। ठीक है। रूस ने वो मांग खारिज कर दी। उनका कहना है कि भाई, जब तक जमीन पर स्थिति नहीं बदलती तब तक बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। तो मतलब कोई सहमति नहीं बनी? एक मुद्दे पर बनी है, वो है सैनिकों की अदला बदली पर। अच्छा, किस तरह के सैनिक? जो गंभीर रूप से घायल हैं या बीमार हैं, या फिर 18 से 25 साल के युवा सैनिक हैं। और जो सैनिक युद्ध में मारे गए हैं उनके शवों की अदला बदली होगी। बस इसी पर सहमति हुई है। तो सिर्फ ये? इसका क्या मतलब निकालें? जेएनयू के प्रोफेसर अमिताभ सिंह का विश्लेषण शायद यहाँ काम आए। हाँ, बिल्कुल। प्रोफेसर सिंह का मानना है कि ये जो यूक्रेन का हमला है ना, ये रूस के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है, और इससे बातचीत और मुश्किल हो सकती है। दोनों ही पक्ष अब शायद ज्यादा सख्त रवैया अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, रूस जमीन पर तो मजबूत है, वो इलाके पर कब्जा बनाए हुए है। हाँ। वहीं यूक्रेन इस तरह के हमलों से मतलब बातचीत की टेबल पर अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो ये सैनिकों की अदला बदली वाली बात, ये एक मानवीय कदम तो है, पर शायद गतिरोध भी दिखाता है। बिल्कुल। एक तरह से ये दिखाता है कि असल मुद्दों पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। समझी। अच्छा, ये तो यूक्रेन की बात हुई। दुनिया में और भी जगह हैं जहां तनाव है। अमेरिका के कोलोराडो से भी एक खबर आई है। जी, वो भी काफी चिंताजनक खबर है। वहां एक व्यक्ति ने फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए उन लोगों पर हमला कर दिया जो इजरायली बंदूकों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। हमला कैसे किया? पेट्रोल बॉम्ब फेंके और एक घर में बना फ्लेम थ्रोअर भी इस्तेमाल किया। इसमें 8 लोग घायल हो गए। ओह। FBI से एक संदिग्ध चरमपंथी हमले की तरह देख रही है और जांच कर रही है। हमलावर मिस्र का नागरिक बताया जा रहा है, मोहम्मद साबरी सुलेमान, 45 साल का, और उसका वीजा भी शायद फरवरी 2023 में खत्म हो चुका था। ये भी एक गंभीर घटना है। और फिर भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति। हाँ, खासकर असम में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से जो भारी बारिश हो रही है, हाँ, मानसून। हाँ, उसकी वजह से करीब 19 जिले प्रभावित हैं। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, राहत शिविरों में हैं।
और जाने भी गई हैं शायद। जी, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। और मौसम विभाग कह रहा है कि अभी और बारिश हो सकती है। तो मतलब मुश्किलें अभी बनी रहेंगी। लगता तो यही है। तो आज की ये सारी जानकारी अगर देखें तो एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसी दुनिया की जो कई मोर्चों पर एक साथ जूझ रही है। यूक्रेन में युद्ध के नए तरीके, रुकी हुई शांति वार्ता, अमेरिका में बढ़ता हुआ सामाजिक तनाव और भारत में ये प्राकृतिक आपदा का कहर। बिल्कुल। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है ना, क्या कि जब एक तरफ शांति की बात चल रही हो, टेबल सजी हो, और दूसरी तरफ लड़ाई को और भड़काने के लिए ऐसे हमले हो रहे हों जो पहले कभी देखे नहीं गए, तो क्या कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी सच में काम कर सकती है? या फिर आजकल युद्ध का तरीका ही ऐसा हो गया है कि सैन्य ताकत का प्रदर्शन ही तय करता है कि बातचीत किस दिशा में जाएगी? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल भविष्य के लिए खुला है। नमस्कार, आज है तारीख 2 जून, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं दिलनवाज पाशा। तुर्की में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन को दिया अंजाम। कहा, रूस के बम वर्षकों को बनाया निशाना। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена. रूस ने इस हमले को आतंकी हमला करार दिया। कहा, हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव। Well, I mean, you know, the Russians just will not have been prepared for something like this. रूस शायद इसके लिए तैयार नहीं था। हमले मंगोलिया से सटी उसकी सीमा तक के पास भी हुए। विशेषज्ञ से जानेंगे इस हमले के बाद होने वाली शांति वार्ता से क्या उम्मीद की जा सकती है। अमेरिका के कोलोराडो में इस्राएलियों का समर्थन कर रहे एक समूह पर एक व्यक्ति ने किया हमला। The initial callers indicated that there was a man with a weapon and that people were being set on fire. भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति, हजारों लोग प्रभावित। जानेंगे वहां क्या है ताजा हाल। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं दिलनवाज पाशा से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार को गजा में एक अमेरिका समर्थित राहत सामग्री वितरण केंद्र के पास हुए हमले में 31 फलस्तीनियों की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो इस घटना के समाचार से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। वहीं इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि जो घायल उनके पास पहुंचे उन्होंने चारों तरफ से इजरायली सैनिकों के गोली चलाने का दावा किया है। इजरायल की सेना ने इन आरोपों को खारिज किया है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि सोमवार को जबालिया में हुए एक हवाई हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। अलकायदा से जुड़े इस्लामी लड़ाकों ने टिम्बकटू शहर में माली की सेना पर हमला करने का दावा किया है। इस्लामी समूह JNIM ने एक बयान में कहा है कि वह सैन्य, हवाई अड्डों समेत सेना के कई ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक टिम्बकटू शहर में उन्होंने गोलीबारी की आवाजें सुनी हैं। एक दिन पहले लड़ाकों ने मध्य माली के बुलकेसी शहर स्थित एक और सैन्य अड्डे पर हमला करने का दावा किया था। इस हमले में 30 सैनिक मारे गए थे। ब्रितानी प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा है कि आज प्रकाशित होने वाले प्रमुख रक्षा समीक्षा ब्रितानी सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तत्परता की स्थिति में ले आएगी ताकि इस अस्थिर युग में बढ़ रहे खतरों से निपटा जा सके। स्कॉटलैंड में बोलते हुए कीयर स्टारमर ने बताया कि ब्रितानी सरकार 12 नई आक्रामक पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। साथ ही परमाणु हथियारों के नवीनीकरण, अधिक संख्या में मिसाइलें और ड्रोन के निर्माण पर $20 अरब खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की रक्षा नीति हमेशा नेटो फर्स्ट रहेगी और ब्रिटेन कभी भी अकेले युद्ध नहीं लड़ेगा। अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से वार्ता कर रहे ईरान ने कहा है कि वह चाहता है कि उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की गारंटी दी जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि उन्होंने अभी प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका की स्थिति में कोई बदलाव नहीं देखा है। शनिवार को अमेरिका ने कहा था कि उसने ईरान को परमाणु समझौते के लिए प्रस्ताव भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ किए गए परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा है कि ईरान ने अति उन्नत यूरेनियम के उत्पादन को बढ़ा दिया है।
ईरान ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में चेन्नई के एक सेशंस कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए अभियुक्त ए ज्ञानशेखरन को कम से कम 30 साल की आजीवन कैद और 90,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जज एम राजलक्ष्मी ने सुनाया है। 28 मई को कोर्ट ने ज्ञानशेखरन को एक इंजीनियरिंग छात्रा के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया था। ज्ञानशेखरन के वकील ने कोर्ट के फैसले को आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया है और कहा है कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। आज पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर से। यूक्रेन ने कहा है कि रविवार को रूस के खिलाफ उसने अब तक के अपने सबसे बड़े लंबी दूरी के अभियान को अंजाम दिया है और ये हमला ऐसे वक्त किया गया है जब आज तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर होना था। उनके बीच अभी बातचीत खत्म हुई और जैसा कि तस्वीरें यूक्रेन से माफ कीजिएगा तुर्की से आ रही हैं, वार्ता करने के बाद यूक्रेन का जो प्रतिनिधिमंडल है वो बाहर निकल देखा गया है। जी, और इससे पहले रविवार रात अंजाम दिए गए जो विशेष अभियान की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। यूक्रेन का ये दावा है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत उसने रूस के 41 बमवर्षक विमानों को निशाना बनाया है और ये हमले रूस के उत्तर में ओलानिया हवाई अड्डे से लेकर पूर्व की तरफ बेलाया हवाई अड्डे तक किए गए हैं। जी, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस अभियान के बारे में और जानकारी दी है। उन्होंने कहा, Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України. यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के प्रमुख वासिका मालुका ने एक शानदार अभियान को अंजाम दिया है। उन्होंने इस ऑपरेशन में उन इक्विपमेंट्स को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए हो रहा था। रूस को इससे भारी नुकसान पहुंचा है और जो पूरी तरह तर्कसंगत है। इस ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दिलनवाज, यूक्रेन ने दरअसल बीती रात रूस के खिलाफ विशेष अभियान स्पाइडर वेब लॉन्च किया और ज़ेलेंस्की के अनुसार 117 ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस के रणनीतिक तौर पर अहम क्रूज मिसाइल ले जाने वाले जो विमान हैं, विशेष विमान हैं, उनको हमला बनाया। जी, यूक्रेन के दावों की माने तो ये रूस की जो क्रूज मिसाइल ले जाने वाले विमान हैं उसके 1/3 बेड़े को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 41 ऐसे बमवर्षक विमानों को निशाना बनाया है। कुछ तस्वीरें आई हैं लेकिन ये जो दावे हैं इनकी अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा यूएसएबी के अनुसार इस योजना को अंजाम देने में 1.5 साल का वक्त लगा और रूस के काफी भीतर घुसकर यह हमला किया गया है। 4000 किलोमीटर दूर यूक्रेन की सीमा से किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, दुनिया में इसको लेकर चर्चा है। जी मानसी। रक्षा मामलों के जानकार फ्रांसिस टूसा कहते हैं, There's certainly been great mythology in Russia that the motherland is safe. रूस हमेशा से ये मानता रहा है कि उनकी भूमि सुरक्षित है और कोई दुश्मन कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यूक्रेन ने यह बता दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो रूस में कहीं भी पहुंच सकता है। और हम बात कर रहे थे कि ये हमला कैसे अंजाम दिया गया, ये दिलचस्प है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यूक्रेन ने स्मगल करके यानी तस्करी से हजारों मील दूर रूस में अपने छोटे छोटे ड्रोन पहुंचाए। इन्हें मालवाहक ट्रकों में खास कंटेनरों में रखा गया था और फिर इन्हें रिमोटली हैंडल किया गया और रूस के 4 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया और ये सैन्य ठिकाने रूस के पश्चिम से लेकर साइबेरिया तक मौजूद थे और यूक्रेन का ये कहना है कि हर ड्रोन के लिए एक पायलट डेडिकेटेड था। उसका दावा है कि उसने इस हमले में रूस को $7 अरब का नुकसान पहुंचाया है। जी मानसी, जब आप ये विवरण सुना रही तो दिमाग में ट्रोजन हॉर्स उसकी तस्वीर उभर रही थी। और बीबीसी के कूटनीतिक मामलों के संवाददाता पॉल एडम्स को सुनते हैं। ये सोच कि यूक्रेन से बड़ी संख्या में ड्रोनों की तस्करी की गई, उनमें गोला बारूद फिट किए गए, फिर ट्रकों में रखकर बिना शक हुए उन्हें रूस के हवाई अड्डों के पास ले जाया गया, जहां से इन ड्रोन को एक एक करके रिमोटली लॉन्च किया गया और हवाई पट्टी पर रखे विमानों को निशाना बनाया गया। यह खुफिया और संयोजन के स्तर पर आश्चर्यजनक अभियान है। यूक्रेन रूस को बता रहा है कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो बैकफुट पर नहीं है। वो रूस की सेना को
नुकसान पहुंचा सकता है। और मानसी, जब वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की इस अभियान के बारे में जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल गया था इस इतिहास में, सैन्य इतिहास की किताबों में इसको पढ़ाया जाएगा। जी, इसे ड्रोन वॉरफेयर का एक अलग पड़ाव भी कहा जा रहा है, क्योंकि ड्रोन से लेकर ये शुरू हुआ है और ये पूरी तरह से एक ड्रोन हमला है। रूस ने हमले की बात स्वीकार की है, लेकिन अभी से कुछ देर पहले मैं क्रेमलिन की वेबसाइट चेक कर रही थी, कोई बयान उस तरीके से नहीं आया है। बस लेकिन ये जरूर कहा है कि 5 इलाकों पर हमला हुआ है। जी, रूस ने बस यही कहा है कि हमले हुए हैं, 5 इलाकों पर हमले हुए हैं, और रूस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। उसका ये कहना है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, काम कर रहा है, लेकिन ये सवाल उठता है कि रूस इन हमलों को रोक क्यों नहीं पाया। रक्षा मामलों के जानकार और ब्रितानी सेना में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके माइकल के बताते हैं, माफ कीजिएगा इनका नाम माइकी के है। जी, Well, I mean, the Russians just will not have been prepared for something like this. रूस शायद इसके लिए तैयार नहीं था। हमले मंगोलिया से सटी उसकी सीमा तक के पास भी हुए। उनके पास A400 डिफेंस सिस्टम है जो एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी क्रूज मिसाइल सिस्टम है, लेकिन ये ड्रोन्स गिराने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। ड्रोन से युद्ध में भी अब नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें लेजर हथियार सिस्टम है जो अमेरिका ट्राई कर रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है। इस मामले में सरकारें भी काम कर रही हैं। यूक्रेन ने यही किया है, तकनीक का इस्तेमाल किया, और रूस को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। राष्ट्रपति पुतिन को जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये योजना अपने आप में जीनियस थी। Devastating effect that it's had on strategic assets of Putin. और उधर रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की वार्ता आज इस्तांबुल में हुई है। अब से कुछ देर पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने एक बयान में कहा है कि उन्हें रूस की तरफ से एक मेमोरेंडम कहा है और उन्होंने कहा है कि आगे क्या कदम उठाए जाने हैं, इसमें 1 सप्ताह और लग सकता है। और इसी बीच जो है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का भी एक बयान आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच जो एक दूसरे के युद्धबंदी हैं उनकी अदला बदली के लिए समझौता हो सकता है। और इस वार्ता से पहले अमेरिका के विशेष दूत ने कहा है कि आज दोनों पक्ष युद्ध विराम की मांगों को लेकर अपना अपना पक्ष रखेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें सबसे बड़ा जो बिंदु है वो यही है कि क्या संघर्ष विराम होगा। यूक्रेन ये कहता रहा है कि रूस बिना शर्त संघर्ष विराम करे, लेकिन अभी तक जो पिछले पहले दौर की वार्ता हुई थी उसमें रूस ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था। अभी ये दूसरे दौर की वार्ता कुछ देर पहले समाप्त हुई है। इसमें क्या हुआ अधिक ब्यौरा हमें थोड़ी देर बाद मिलेगा, लेकिन ऐसा अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है कि रूस ने बिना शर्त संघर्ष विराम करने का कोई ठोस संकेत इस दूसरे दौर की वार्ता में जो अब से कुछ देर पहले इस्तांबुल में हुई है दिया हो। बीबीसी मध्य पूर्व संवाददाता ह्यूगो बशेगा को सुनते हैं। Here in Istanbul, few people are expecting a breakthrough because Russia and Ukraine remain far apart in these negotiations. ह्यूगो बशेगा कह रहे हैं कि यहाँ इस्तांबुल में बहुत कम लोगों की ये उम्मीद थी कि सफलता मिलेगी किसी तरह की। यूक्रेन बिना शर्त युद्ध विराम की मांग कर रहा है जिसे रूस स्वीकार नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि कई लोग अब रूस के इरादों पर भी सवाल उठा रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस युद्ध रोकना नहीं चाहता और वो अधिक इलाकों पर कब्जे की कोशिश में लगा है। और दिलनवाज अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस के प्रति नाराजगी जताई थी। कहा था कि पुतिन पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध और कड़े लाने की योजना के बारे में भी बताया था और कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ा तो बहुत बेहद कड़े प्रतिबंध रूस के खिलाफ लाए जाएंगे। और इन ताज़ा हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि शांति के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके बाद अब बढ़ेगी बात, क्योंकि हमले रात हुए और उसके बाद आज ही बैठक थी। पॉडकास्ट में इस मोड़ पर शामिल करते हैं जेएनयू के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर अमिताभ सिंह को। सबसे पहले अमिताभ जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि रूस के हमले, हवाई हमले जो बीते कुछ दिनों से हो रहे हैं, उसके बाद यूक्रेन का एक स्पेशल ऑपरेशन और उसके बाद फिर शांति वार्ता, लगता है बात आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी जो घटना हुई है रूस में, जो अटैक किया गया है उनके फाइटर प्लेन्स को और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया है, वो मनोवैज्ञानिक तौर पे रूस और रूसियों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। और इसको देखते हुए भी मुझे लग रहा है कि अब जो है वो रूस उसका एक प्रतीकात्मक तौर पर ही बदला जरूर लेगा।
और इससे और बात बिगड़ेगी, क्योंकि अब तक हमने देखा है ट्रंप कभी यूक्रेन का साथ दे रहे थे, कभी रूस का साथ दे रहे थे। तो इस समय जो स्थिति में वार्ताएं आई हैं, उसको देख के लग रहा है कि अभी और इसमें जटिलता होगी और दोनों के पोजीशंस हार्डेंड होंगे। लेकिन इससे वस्तु स्थिति या यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर आप पिछले 1 साल में भी देखें तो यूक्रेन की भूमि को रूस ने लगातार कैप्चर किया और 5000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब रूस ने सूमी रीजन और डोनेट्स्क रीजन में कैप्चर किया है। तो इसको देखकर यह भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो वार्ताएं हो रही हैं वो और जटिल होंगी, और इसके अलावा जेलेंस्की भी मांग कर रहे हैं और यूएस सेनेटर्स भी मांग कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में और भी सैंक्शंस बढ़ाए जाएं रूस के खिलाफ, जो न कि रूस के लिए बल्कि जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे उस पर चाइना और इंडिया के जो तेल आयात करते हैं उन पर भी असर पड़ेगा। मानसी जी, यही हम बात भी कर रहे थे कि सैंक्शंस लगाने के लिए अमेरिका तैयार है अगर बात आगे नहीं बढ़ी तो, और इससे संबंधित एक बिल भी अमेरिकी सीनेट में शायद अगले हफ्ते तक आ जाए। लेकिन क्या रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो ट्रंप को नाराज करने का और दूसरों को नाराज करने का जोखिम लेंगे, या उनके लिए अपने देश के अंदर एक संकेत देना ज्यादा जरूरी है? देखिए, रूस ये जानता है कि ट्रंप की जो नीति है वो चाहती है कि किसी भी तरह से ये युद्ध को एक युद्ध विराम की स्थिति में लाया जाए और तब बात आगे बढ़े। और रूस ये भी जानता है कि वो मिलिटरली एक बहुत अच्छे पोजीशन में है और वो कैप्चर कर सकता है टेरिटरी आगे आने वाले दिनों। इसीलिए वो अपने हमले भी तेज कर रहा था पिछले दिनों, और आगे आने वाले में रूस ये जानता है कि किसी न किसी तरह अगर वो दिखा पाए अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ तो वो नेगोशिएटिंग टेबल पे ज्यादा उनसे बार्गेन कर सकता है। हालांकि जो यूक्रेन ने किया है अभी, उसको देख के ये लग रहा है कि यूक्रेन भी बेंट अपॉन है कि किसी न किसी तरह वो जो युद्ध और युद्ध विराम की बात है उस पर नेगोशिएटिंग टेबल पे की जो जाने की स्थिति आएगी उसमें वो पूरी तरह केपेबल हो कि वो अपनी बात को रख सके और जो उनकी डिमांड्स हैं उनको वो फर्मली उनको आगे प्लेस कर पाए। मानसी जी, और जो ये बात चल रही थी नेटो की, जिसका विरोध रूस शुरुआत से कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो, क्या आपको ऐसा लगता है कि यूक्रेन को नेटो में जाने से वो आखिरकार रोक सकेगा अगर वो युद्ध जारी रखता है तो? नेटो में यूक्रेन का इस समय जाना तो संभव नहीं है टेक्निकली भी, और जो युद्ध के बीच अगर वो जाता है तो और स्थिति बिगड़ेगी और यूरोप और वल्नरेबल हो जाएगा। तो नेटो की बात तो इस समय यूक्रेन करता है, पहले भी करता रहा है, लेकिन नेटो की सदस्यता उसको इमीडिएटली या इस युद्ध के दौरान तो मिलने से और यूक्रेन को पता है कि वो मिलेगी नहीं। तो आगे आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि अगर ट्रंप कहें कि वो युद्ध वार्ताओं में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे, तब इसका असर यूक्रेन पर पड़ेगा और रूस भी ये अपने आप को सशक्त मानेगा। लेकिन आने वाले दिनों में मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह की स्थिति बन रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि स्थितियां युद्ध वार्ताओं के लिए या शांति के लिए किसी भी तरह से इंटरेस्टिंग होंगी या उन युद्ध वार्ताओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर अमिताभ सिंह, जेएनयू के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज से। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब रुख अमेरिका का, जहां के कोलोराडो में एक व्यक्ति ने फ्री फलस्तीन का नारा लगाते हुए इजरायली बंधकों के समर्थन में इकट्ठा हुए एक समूह पर पेट्रोल बमों से हमला कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनकी उम्र
52 साल से लेकर 88 साल के बीच है। और ये घटना जो है ये डेनवर के करीब 30 किलोमीटर दूर बाउल्डर कस्बे की है। हमले का निशाना बने लोग चर्चित स्थल पर्ल स्ट्रीट मॉल पर इकट्ठा हुए थे और हमास के कब्जे में मौजूद जो बंधक हैं उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। जी, अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI ने इस हमले को संदिग्ध चरमपंथी हमला कहा है और कहा है कि हमलावर मोहम्मद सुलेमान ने खुद बनाए गए आग फेंकने वाले यंत्र और मोलोटोव कॉकटेल यानी पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। घटना से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें हमलावर बिना शर्ट पहने हुए दिख रहा है। गिरफ्तारी के वक्त भी मोहम्मद सुलेमान नाम के इस 45 साल के हमलावर के हाथ में पेट्रोल बम थे। गजा में इजरायली बंधकों के समर्थन में हर सप्ताह मार्च निकालने वाले समूह रन फॉर देयर लाइव्स ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए बाउल्डर के पुलिस प्रमुख स्टीफन रेडफर्न ने बताया, शुरुआती कॉलर ने संकेत दिया था कि एक व्यक्ति है जो लोगों को आग लगा रहा है। जब हम मौके पर पहुंचे तो हमें कई घायल मिले जिन्हें जलने से लेकर कई तरह के घाव थे। ये घटना रविवार को बाउल्डर के पर्ल स्ट्रीट मॉल पर हुई है और इस तरह की घटना अस्वीकार्य है। और घटना के एक चश्मदीद ने अमेरिका में BBC के सहयोगी मीडिया संस्थान CBS को बताया, ये चश्मदीद कह रहे हैं, जब मैं बाहर निकला तो अफरा तफरी का माहौल था, लोग जमीन पर पड़े हुए थे। इस दृश्य को देखना बहुत दर्दनाक था। इस घटना के एक और चश्मदीद को सुनते हैं। जमीन पर इजराइल के समर्थन में बनाए गए पोस्टर पड़े हुए थे, जलने के निशान थे। मैंने देखा कि कई लोगों को उठाकर ले जाया जा रहा है। कोलोराडो में ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद इस प्रांत के यहूदी समुदाय ने नाराजगी जताई है और कहा है कि यहूदियों को निशाना बनाया गया है। वहीं FBI के निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि ये निशाना बनाकर किया गया आतंकी हमला है और इसकी जांच की जा रही है। जी, इस घटना के बाद रविवार रात को की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में FBI ने बताया कि एक शांतिपूर्ण आयोजन को निशाना बनाया गया। FBI के विशेष एजेंट मार्क माइक्लेक ने कहा, This attack happened at a regularly scheduled weekly peaceful event. ये हमला एक नियमित और हर सप्ताह होने वाले एक शांतिपूर्ण आयोजन पर किया गया। चश्मदीदों ने बताया है कि हमलावर ने घरेलू स्तर पर बनाए गए आग फेंकने वाले यंत्र का इस्तेमाल किया और भीड़ पर ज्वलनशील डिवाइस फेंके। हमलावर इस हमले के दौरान फ्री फलस्तीन के नारे लगा रहा था। और FBI के मुताबिक ये जो हमला हुआ है इसे अंजाम दिया यानी संदिग्ध जो हैं उनकी पहचान की गई है 45 साल के मोहम्मद साबरी सुलेमान के रूप में। और ये जो हैं ये मूल रूप से मिस्र के रहने वाले हैं। साल 2022 में गैर प्रवासी वीज़ा पर ये अमेरिका आए थे और फरवरी 2023 में उनका वीज़ा जो है एक्सपायर यानी रद्द हो गया था। रिपोर्टों के मुताबिक वो कोलोराडो स्प्रिंग्स में रह रहे थे। वहीं व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफन मिलर के मुताबिक सुलेमान के वीज़ा को पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन के दौरान बढ़ा दिया गया था। हालांकि BBC ने इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तक भारी बारिश और बाढ़ के कारण गांव डूब गए हैं, नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और हजारों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर या फिर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। जी, ताज़ा स्थिति के लिए अब से कुछ देर पहले हमने बात की BBC के सहयोगी पत्रकार दिलीप कुमार शर्मा से। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, करीब 5 राज्यों में तो ज्यादा बारिश हो रही है और पिछले 4-5 दिनों से जो बारिश जो बढ़ी है उसके वजह से बाढ़, भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई है। पहले हम असम की बात करते हैं। आज मैं असम के कई बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरा करके आया हूँ। असम में अब तक 19 जिले जो हैं वो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 764 गांव जो यहाँ का जो आपदा विभाग है, जो जिनकी रिपोर्ट हर शाम को वो बाढ़ की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। आपदा विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें 764 गांव अब तक बाढ़ की चपेट में है और 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित बताए गए हैं। ये जो हालात हैं ये दरअसल लगातार बारिश होने की वजह से ज्यादा खराब हुए हैं। अभी भी कई राज्यों में, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय में रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने कई जगह अधिक बारिश होने का अनुमान
जो है उसकी भी जानकारी दी है। और असम में खास करके ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि ये पहले चरण की बाढ़ है और जहां अंदर जो गांव है, मैं अभी गोलाघाट जिले के 1-2 गांव के अंदर गया था जहां कई जगह तटबंध जो है ब्रह्मपुत्र के किनारे जो तटबंध टूट गए हैं, तो गांव के गांव अभी पूरी तरह से उनका जो कनेक्शन है वो कट चुका है। वहाँ SDRF, NDRF और आपदा विभाग की कई सारी टीमें काम कर रही है। लोग बहुत परेशानी में है। बाढ़ कई जगह मैंने देखा कि पीने का पानी तक लोगों को नहीं मिल रहा है। बाढ़ की वजह से वो बाढ़ के ही जो पानी उनके घर के चारों तरफ जो पानी जमा है उसी को वो साफ कर किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। दिलीप, क्या कुछ इलाकों से लोगों को बाहर भी निकाला गया है? क्या राहत के कुछ इंतजाम किए गए हैं? कुछ कैंप लगाए गए हैं? इसे लेकर क्या? जी, खास करके असम में अभी तक जो है 200 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इन रिलीफ कैंपों में 10,000 से ज्यादा लोग अभी ठहरे हुए हैं। यहाँ खाने पीने की प्रशासन ने व्यवस्था की है, लेकिन ये अभी दरअसल सबसे बड़ी जो यहाँ चुनौती है, जो लोग बाढ़ राहत कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए चुनौती ये है कि तटबंध टूट जाने से अंदरूनी जो गाँव है, जहाँ कई ट्राइबल बेल्ट के गाँव है, जहाँ से लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं जिस जगह गया था, ये गोलाघाट का एक जिला है जहाँ कई सारे गांव आसपास के गांव को संपर्क टूट गया है। वहां भी मैंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, प्रशासन पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे, लेकिन प्रशासन कि वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर उस आखिरी गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस हर जगह वो बचाव कार्य के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो प्रशासन की जो टीम है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी उसमें और ज्यादा लोगों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। ये तो बात हुई असम की। जो बाकी राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनकी क्या स्थिति है, जरा संक्षिप्त में बताएं। मिजोरम में बाढ़ की तो नहीं क्योंकि हिल स्टेट है, लेकिन वहाँ काफी ज्यादा बारिश होने से भूस्खलन की कई ज्यादा घटनाएं हुई हैं। और उन घटनाओं में मिजोरम की जो स्टेट रोड थी, जो उनके राज्य के को जो संपर्क वाली जो जितनी भी रोड थी, उसमें कम से कम 148 जगह ऐसे स्पॉट बताए गए हैं आपदा विभाग ने, तो संपर्क टूट गया है। लोग एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं पा रहे हैं और वहां फंसे हुए हैं। दिलीप, क्या बाढ़ या इससे जुड़े हालात की वजह से कुछ लोगों की जानें भी गई हैं? देखिए, असम में अब तक बाढ़ और भूस्खलन के लिए अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है और अभी जो आपदा विभाग की ताजा रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में इस तरह की लोगों की जान गई है, लेकिन अभी हम उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 10 लोगों की पुष्टि असम के आपदा विभाग ने की है। उसी तरह मिजोरम में अब तक 7 लोगों की जान गई है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में अब तक 11 लोगों की जान गई है। इस तरह कुल मिलाकर पिछले 3-4 दिनों में पूर्वोत्तर के इन 5 राज्यों में, खासकर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम में अब तक 30 से 35 लोगों की जान गई है। बारिश और बाढ़ के कारण हजारों लोग प्रभावित, जानकारी दे रहे थे दिलीप कुमार शर्मा। और मौसम विभाग ने अब से कुछ देर पहले ये चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ घंटों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में भारी बारिश हो सकती है। और अब पहली प्रतिक्रिया आ रही है यूक्रेन की तरफ से। बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी खत्म हुई है, उसके बाद यूक्रेन की तरफ से पहली प्रतिक्रिया दे रहे हैं वहाँ के डिप्टी विदेश मंत्री शेरही किस्लित्स्या। उनका ये कहना है कि रूस ने बिना शर्त युद्ध विराम की जो मांग थी यूक्रेन की, उसे खारिज कर दिया है। और उनका कहना है कि जो युद्ध विराम की मांग की जा रही है वो पहला कदम है। जब तक हथियार शांत नहीं होंगे, हथियारों को चुप नहीं कराया जाएगा, तब तक बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है। वहीं उन्होंने एक और बात बताई है जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों में इस बात की सहमति बनी है कि ऐसे सारे सैनिक जो गंभीर रूप से घायल हैं या बीमार हैं, या फिर वो सैनिक जिनकी उम्र 18 से 25 साल है, उनकी अदला बदली की जाएगी। और जो सैनिक मारे गए हैं इस युद्ध के दौरान, उन्हें भी वापस किया जाएगा। ये एक बेहद अहम घोषणा की गई है यूक्रेन की तरफ से। और अब कार्यक्रम में आगे खबर IPL की।
इस बार फाइनल के लिए 2 टीमों का नाम पक्का हो चुका है। ये है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग्स 11। कल मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद में मुकाबला था, जिसे पंजाब ने 5 विकेट से जीत लिया। इसके एक दिन पहले गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में मुंबई ने एंट्री ली। फाइनल में क्या उम्मीद है, बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता प्रभात पांडे। जी मानसी, आईपीएल का फाइनल होगा विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के बीच। मैं विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इसलिए कह रहा हूँ, इसके कप्तान हालांकि रजत पाटीदार हैं, लेकिन विराट कोहली की मैसिव फैन फॉलोइंग है और पूरा आकर्षण का केंद्र फाइनल में विराट कोहली रहने वाले हैं, इसलिए मैंने विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स कहा। हालांकि क्वालिफायर 1 में बेंगलोर ने पंजाब को बुरी तरह से हराया था, लेकिन उसके बाद में पंजाब ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए जो एलिमिनेटर में मुंबई को हराया, उसकी वजह से अब ये फाइनल के बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के चांस हो गए हैं। अहमदाबाद के जिस स्टेडियम में ये मैच होना है उसकी पिच काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली है, इसलिए हाई स्कोरिंग होने के चांस हैं। और जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होंगे विराट कोहली। अभी तक उनकी टीम ने एक भी बार आईपीएल नहीं जीता है और उनके फैंस बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था, तो उनके इमोशनल फैन उन्हें जीतता हुआ देखना चाहेंगे, इसलिए इस मैच का काफ़ी आकर्षण है। हालांकि पंजाब की टीम के भी काफ़ी चांसेस हैं। श्रेयस अय्यर उनके कप्तान ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और मुंबई के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की थी उसको देखते हुए इस मैच के भी बहुत इंटरेस्टिंग होने के चांस हैं। तो विराट कोहली बनाम श्रेयस अय्यर, देखते हैं फाइनल में कौन भारी पड़ता है। और प्रभात, ये दोनों टीमें ऐसी टीमें हैं जिन्होंने आज तक फाइनल नहीं जीता है, जिन्होंने एक भी बार आईपीएल नहीं जीता है, दोनों ही फाइनल में है, इसलिए इस बार यानी आईपीएल को एक नया चैंपियन मिलने जा रहा है। मानसी, कल शाम अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल। बीबीसी संवाददाता प्रभात पांडे दे रहे थे जानकारी। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात मंगलवार शाम को होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। मुझे और दिलनवाज पाशा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।